Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. For the class 7 subject science, today's lecture on to the overrunning chapter number 4 according to the NCERT pattern. Chapter name is heat. हीट हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि हीट क्या होता है। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करती है ना। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू या हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यानी हीट एक फ्लो करती है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, वो एक एनर्जी का फॉर्म है। आप लोग इसको एनर्जी भी बोल सकते हो। हीट एक प्रकार की क्या हो सकती है, एनर्जी हो सकती है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि हीट को मेजर कैसे किया जा सकता है। अगर मान लो कोई भी नॉर्मल चीज़ है तो हम लोग पता लगा देंगे ये कोल्ड है या हॉट है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलर इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते थे हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, ठीक है ना। और थर्मोमीटर स्पेशली टेम्परेचर को मेंटेन करता था, टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग करता था। थर्मोमीटर की हम लोगों ने वैरायटी भी पढ़ी, क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ा और डिजिटल थर्मोमीटर पढ़ा। इसी हिसाब से हम लोगों ने वेदर की भी टेम्परेचर को जो नोट कर रहा है मैक्सिमम मिनिमम, उस थर्मोमीटर को भी पढ़ा। हम लोगों ने थर्मोमीटर की बहुत सारी वेराइटीज़ पढ़ी। उन थर्मोमीटर के हम लोगों ने स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़े, उसके फीचर्स पढ़े, उसकी रीडिंग स्केल्स पढ़ी। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग स्केल अलग होती है, 35 से 42 डिग्री होती है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की अलग होती है। उसके बाद में हम लोगों ने अलग अलग थर्मोमीटर की अलग अलग रीडिंग स्केल के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब तक हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, रीडिंग बाय थर्मोमीटर्स। हम लोग कोई भी थर्मोमीटर ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्लिनिकल थर्मोमीटर लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन हम लोग कोई भी थर्मोमीटर ले रहे हैं तो उनका रीडिंग करने का जो प्रोसीजर होगा, जो स्टेप्स होंगे, वो कुछ इस तरह से रहेंगे। अब मैं इस स्टेप्स को आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन। आप लोग कॉपी पेन खोल दीजिए और उसको कॉपी में नोट आउट कीजिए, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चों, और साथ साथ सुनिए, लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिएगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, आपके पास में अगर कोई थर्मोमीटर पड़ा है, वॉश द थर्मोमीटर विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोगों को थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर देना है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बोले तो कोई भी आप लोगों के पास में डेटॉल का कुछ है या सेवलॉन का कुछ है, तो उससे आप लोगों को साफ कर देना है। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये थर्मोमीटर पर्सन टू पर्सन यूज़ लेते रहते हैं। अब किसी पर्सन में आप लोगों ने यूज़ किया, फिर डायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन में डाल रहे हो बिना एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप किए, तो क्या होंगे, जम्स उसके बॉडी के, उस पर्सन की बॉडी के जम्स दूसरे बॉडी के पर्सन के अंदर चले जाएंगे। इस वजह से हम लोगों को सबसे पहले थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले उसको वॉश करना चाहिए, वॉश विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अगर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जेंटल वार्म वाटर भी यूज़ ले सकते हो। क्या ले सकते हो, जेंटल वार्म वाटर, यानी हम लोग थोड़ा हल्का सा गर्म पानी भी यूज़ ले सकते हैं, उससे भी हम लोग उसको वॉश कर सकते हैं। ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं लेना है ना, ज़्यादा तेज़ गर्म किया तो थर्मोमीटर का आगे का इंक ब्लॉट हो जाएगा, फट जाएगा। चलो स्टेप नंबर 2 देखना बच्चों। स्टेप नंबर 2 है, जेंटली होल्ड द थर्मोमीटर ट्यूब इन योर हैंड एंड गिव जर्क सो मर्करी थ्रेड इन द थर्मोमीटर फॉल्स बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको कहा था क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से लगा के 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यानी मिनिमम रेंज ये है और मैक्सिमम रेंज ये होती है, ठीक है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को वॉश करने के बाद में करना क्या है, जेंटली होल्ड द थर्मोमीटर। आप लोगों को जेंटली, अच्छे से, जेंटली बोले तो फ्रिम नहीं पकड़ना है, एकदम टाइट नहीं पकड़ना है, जेंटली, हल्का सा, है ना, नॉर्मली, और इतना हल्का भी नहीं कि वो नीचे गिर जाए, जेंटली। तो जेंटली होल्ड थर्मोमीटर ट्यूब इन योर हैंड। आप लोगों को थर्मोमीटर की ट्यूब को अपने हैंड में पकड़ लेना, पीछे की तरफ, आगे का नहीं। आगे तो बल्ब होता है, मैंने आपको कहा था आगे की तरफ तो क्या होगा, ये देखो, ये आगे की तरफ तो होता है बेटा ये बल्ब, ठीक है ना, और पीछे की तरफ होती है ये थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये, तो आगे की तरफ बल्ब को नहीं पकड़ना, इस ट्यूब को पकड़ना आप लोगों को, इस ग्लास ट्यूब को। तो इस ग्लास ट्यूब को आप लोगों ने होल्ड कर दिया इन योर हैंड एंड गिव जर्क। आपको जर्क करना है। जर्क का मतलब होता है इस तरह से, ऐसे यूँ आप लोगों को झटकना है उसको 2 से 3 बार। क्यों, क्योंकि ताकि ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट लगे हुए थे वो उसके रिमूव हो जाएंगे। दूसरा होगा ये
के अंदर जो मरकरी का लेवल जो मान लो थोड़ा अप एंड डाउन हो रखा होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा, तो वो भी लेवल पर आ जाएगा, यानी वो 35 डिग्री से नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? एग्जैक्टली रीडिंग तो कहाँ होगी, 35 से 42 डिग्री होगी, इसलिए। स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, पुट द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर द टंग फॉर 1 मिनट आफ्टर कीप आउट। अब आप लोगों को वो बल्ब जो होगा, यानी कि ये आगे वाला हिस्सा, इसको बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ब, ठीक है ना। तो इस बल्ब को उठाना है और अंडर द टंग बोले तो टंग के नीचे की तरफ जहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉडी की हीट होती है, आपको वहाँ पर 1 मिनट तक, यानी इट मीन 60 सेकेंड तक आप लोगों को वो वहाँ पर रखना है, ताकि आप लोगों के पास में रीडिंग आ सके। और स्टेप नंबर 4 में आप लोगों को 1 मिनट रखने के बाद में बाहर निकालना है और उसको इस तरह से रखना है, इस तरह से आंखों के सामने हॉरिजॉन्टली, ऐसा नहीं वर्टिकली नहीं रखना है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से रखना है, ऐसा है ना। पैरेलल राइज कैसे होते वैसे ही, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल। तो हॉरिजॉन्टली उसको प्लेस करना है और ट्यूबलाइट के नीचे उसकी मरकरी थ्रेड की रीडिंग को क्या करना है, नोट करना है। अब मैं आप लोगों को एक नोट करके मैंने आप लोगों को शायद लिखाया था कि नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, हमेशा ध्यान रखो, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ यूज़ किया जाता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर ओनली फॉर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है। किसके लिए यूज़ किया जाएगा बेटा? ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने का। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो कितना होता है, वो भी आप लोगों को मैंने बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 35 से लगा के 42 के बीच में, यानी कि यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो अपनी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर कहलाएगा। अगर मान लो 42 के आसपास है तो बुखार आ गया है या आपको फीवर आने का चांस रहेगा। मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट आउट कीजिए, कॉपी में मेंशन करना। इसके बाद में मैं अगला टॉपिक आप लोगों को जो करवाऊँगा वो होगा बच्चों कि हम लोगों को रीडिंग तो करना आ गया, लेकिन हम लोगों के पास में ये नॉलेज नहीं है कि हम लोगों को थर्मोमीटर को कैसे प्रिकॉर्ड करना है, उसको बचाना है कैसे। थर्मोमीटर डिस्ट्रॉय नहीं हो या थर्मोमीटर ब्रेक नहीं हो, थर्मोमीटर कहीं पर भी टूट फूट नहीं जाए या मिस नहीं हो जाए अपन से इधर उधर, ठीक है ना, या किसी भी तरह से ख़राब नहीं हो जाए, है ना। तो उसको बचाने के भी हम लोगों के पास में तरीके हैं, कुछ मेथड्स है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रिकॉशन ऑफ थर्मोमीटर्स। तो एक बार जल्दी से पहले इसको नोट आउट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को वो वाला टॉपिक करवाता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज द करेक्ट मेथड फॉर द प्रिकॉशन ऑफ थर्मोमीटर्स। आप लोगों के पास में कोई भी थर्मोमीटर है, चाहे क्लिनिकल थर्मोमीटर हो, मैंने आपको बताया था क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है बेटा? क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कई बार 1 मार्क में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसका जो मेजरमेंट किया जाएगा, वाटर है, आइस है, कोई भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, चाहे लिक्विड फेज में हो, सॉलिड फेज में हो, किसी भी फेज में हो, तो उसका मेजरमेंट लेबोरेटरी थर्मोमीटर से किया जाएगा। वेदर का रिपोर्ट जो होगी डे और नाइट, वेदर से रिलेटेड, वेदर रिपोर्ट से रिलेटेड, उसका मैक्सिमम और मिनिमम से किया जाता है। किससे किया जाएगा? मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर, इससे किया जाएगा, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग थर्मोमीटर बने हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टाइप का थर्मोमीटर हो, उसको प्रिकॉर्ड करने का, यानी कि उसको बचाए के रखने का, या उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। आप लोग इधर उधर थर्मोमीटर को नहीं रख सकते, ये एक प्रॉपरली मेंटेनिंग होती है इसकी। तो ध्यान सुना, सबसे पहला क्या हो गया? डोंट कीप द थर्मोमीटर इन द सन रेज और नियर द फ्लेम, यानी आप लोगों को कभी भी सन की जब तेज लाइट हो, धूप वगैरह में, छत पर जाकर थर्मोमीटर को नहीं प्लेस करना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थर्मोमीटर को प्लेस किया तो हो सकता है कि सन की लाइट बहुत ज़्यादा हाईली आ जाए या उसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो थर्मोमीटर के अंदर पड़ा हुआ मरकरी एक्सटेंड होता जाएगा, एक्सटेंड होता गया, जब वो ज़्यादा वार्म हो जाएगा तो वो फट भी सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का थर्मोमीटर डिस्ट्रॉय हो सकता है। सेम सिचुएशन नियर द फ्लेम ऑफ के साथ में भी हो सकते हैं। अगर मान लो आप लोग कोई गर्म तवा है
या आप लोग स्टोव वगैरह या बर्नर वगैरह के पास में इसको लेकर जा रहे हो या किसी कैंडल के पास में लेकर जा रहे हो, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी हैपेंड हो सकती है। तो इन दोनों ही जगहों पर आप लोग थर्मामीटर को नहीं रख सकते। सेकंड है वाइल अप्लाई फॉर द एनी बॉडी, जब आप लोग किसी भी बॉडी पर, चाहे फिर वो मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ चाहे फिर मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, आप लोग जब भी अप्लाई करो फर्स्टली ये ध्यान रखो कि उसको आप लोगों ने वॉश किया है नहीं किया है विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मैंने आपको बच्चों अभी भी बताया था एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको एक वार्म वाटर, जेंटल वार्म वाटर से भी वॉश कर सकते हैं, ठीक है ना। बिफोर एंड आफ्टर यूज़, यानी कि यूज़ लेने से पहले भी और यूज़ लेने के बाद में भी आप लोगों को तो सॉल्यूशन उसको साफ तो करना ही है, वॉश तो करना ही है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, डोंट पुट द थर्मोमीटर हियर एंड देयर, आप लोगों को थर्मोमीटर को केयरलेसली टेक केयर नहीं करना है उसका, है ना, यानी कि यहाँ रख दिया वहाँ रख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। थर्मोमीटर्स को हमेशा उसके पर्टिकुलर बॉक्स में डाल के रखना चाहिए ताकि वो प्रिकॉट रहे, तो उसको प्रॉपरली मेंटेनिंग बॉक्स में रखा जाता है। मैं साइड में हट जाता हूँ बच्चों, आप लोग एक बार जल्दी से इसको कीजिए, फिर हम लोग कैसे ये हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है, यानी कि हीट का जो फ्लो होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था हीट का जो फ्लो होता है वो हॉट से कोल्ड की तरफ होता है। कोई भी हीट जो मूव करेगी वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करती है। तो हीट का जो ये फ्लो होता है उसको मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, मोड ऑफ द या फ्लोइंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट। फ्लोइंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के 3 मोड्स आएंगे या 3 वेज आप लोग बोल सकते हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब हम लोगों को उस टॉपिक को पढ़ना है। एक बार जल्दी से मैं साइड हट जाता हूँ, या तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट आउट कीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लिख दिया होगा। अब मैं आगे आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हीट जो है वो फ्लो कैसे होती है, ठीक है। तो ध्यान सुना बच्चों, हीट के फ्लो को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो नई हेडिंग डाल दीजिए, कॉपी पेन खोल दीजिए, ट्रांसफर ऑफ हीट, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी आ रखी है। टेक्स्ट बुक को रेफर जरूर कीजिए, क्यों, टेक्स्ट बुक लेकर बैठोगे तो पता चलेगा कि सर ये टॉपिक करवा रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक जरूर लेकर बैठे रहना। तो ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब ही क्या हो गया बेटा, इट मीन्स फ्लोइंग ऑफ हीट, फ्लोइंग ऑफ हीट। और हम लोगों को पता है कि फ्लोइंग ऑफ हीट कैसे होता है, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू हॉटर बॉडी टू हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हॉट से वो कहाँ जाएगा, कोल्डर बॉडी की तरफ जाएगा। अब ये ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे पॉसिबल है, आप लोगों को पता है, ध्यान से सुना होगा, या तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा, फील किया होगा। जब हम लोग कोई भी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हम लोगों को फील हो जाता है वाटर। जैसे आप लोग किचन में गए, चलो छोड़ो, मैं आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप लोग किचन में गए होगे, किचन में जब स्टोव पर, बर्नर पर एक साइड पे जब खाना बन रहा होता है और साइड में आप लोगों ने उसी पर एक स्पेस रखा हुआ, उस पर आप लोगों ने स्पून रख दिया, गैस के ऊपर ही उसके ऊपर आप लोगों ने क्या रख दिया, स्टोव के ऊपर आप लोगों ने एक स्पून रख दिया। तो देखो खाने की हीटिंग, खाना तो वहाँ गर्म हो रहा था, इधर गर्म हो रहा है ना, तो बर्नर तो यहाँ लगे हो, लेकिन बीच में जो स्पेस होता है वहाँ अगर आप लोगों ने स्पून रख दिया तो वो भी गर्म हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, वहाँ स्पून तो गर्म था नहीं, लेकिन स्पून में गर्माहट आ गई या गर्मी आ गई, तो वो कैसा है, वो हॉट कैसे हुआ, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि वहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या बोला जाएगा, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब क्या हो गया, फ्लोइंग ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। अब ये इसके कितने वेज हो गए, तो देखो कितने वेज हो जाएंगे, उसको क्या बोला जाएगा, द वेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट, द वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट is called modes of transfer of heat, modes of transfer of heat, modes of the transfer of heat, heat के कितने वेज हो गए। तो यहाँ पर मैं जनरली एक रफ डायग्राम बना के बताता हूँ आप लोगों को कि कितने वेज हो गए। तो कितने वेज हो जाएंगे, कितने मोड्स हो जाएंगे, मोड्स बोल दीजिए, वेज बोल दीजिए, टाइप्स बोल दीजिए, एक ही बात है, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो कितने वेज हो गए बच्चों, तो देखो सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं
कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन। और कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ऑक्योर होता है, ध्यान रखना बेटा। सॉलिड जितनी भी चीज़ें होगी वो अगर गर्म होती है या सॉलिड हॉट से सॉलिड कोल्ड हो रहा है, वहाँ से हीट का फ्लो हो रहा है, तो वो कंडक्शन से है। यानी कि सॉलिड में सिर्फ कंडक्शन देखा जा सकता है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हो आप लोग कन्वेक्शन। क्या बोला जाएगा? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन जो मेथड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स में ऑब्टेंड होता है। फ्लूइड का मतलब ये हो गया कि जो बहते हैं, और बहते कौन है? या तो लिक्विड भी बहता है या फिर गैस भी बहती है, ठीक है। तो ये लिक्विड और गैस के लिए। और तीसरा जो होता है वो सिर्फ स्पेशली गैस के लिए होता है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन, ठीक है। तो ये 3 वे हो गए, 3 वे हो गए ट्रांसफर ऑफ हीट के। और ये सिर्फ ओनली फॉर अप्लाई किसके लिए होगी बेटा? गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए। ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स के लिए, ये लिक्विड या गैस दोनों के मॉलिक्यूल्स के लिए, और ये सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर कोई आपको पूछ ले कि ट्रांसफर ऑफ हीट के कितने मोड्स हैं या कितने वेज होते हैं, हीट कैसे ट्रांसफर करती है, तो 3 मीडियम होते हैं, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन और बाय रेडिएशन। ये 3 तरीके हैं इसको पहचानने के। अब आप लोग जल्दी से एक बार इसको नोट आउट कीजिए, फटाफट से मैं साइड हट जाता हूँ, फिर हम लोग 1 बाय 1 करके कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट भी हो जाएगा अगर आप लोगों ने ये सारा पढ़ लिया तो। आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर भी ट्राई कर रहे हैं। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ। चलिए, आप लोगों ने नोट आउट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, जो ट्रांसफर ऑफ हीट जो होती है, कौन सा मैंने बताया? कंडक्शन। सबसे पहले मैं कंडक्शन के बारे में डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों को। कंडक्शन क्या होता है, सुनना ध्यान से। सबसे पहला ही पॉइंट ले लेते हैं, वो मेथड ले लेते हैं बाय कंडक्शन। तो बाय कंडक्शन का मतलब क्या हो गया? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट transfer of heat in which hotter end of solid molecules to colder end of solid molecules। अब यहाँ देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में ही ट्रांसफर करेगा। और फ्लो का तो डायरेक्शन आपको पता है, हॉट से कोल्ड की तरफ। लेकिन ये अप्लाई कहाँ होता है? ये सिर्फ अप्लाई होता है सॉलिड मॉलिक्यूल्स की तरफ। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी भी करके बताता हूँ। एक सिंपल सी एक्टिविटी है, इसी को क्या बोला जाएगा? दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ या ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन। इस मेथड को क्या कहा जाएगा? कंडक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कंडक्शन। अब मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी करके बताता हूँ, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ बेटा, इरेज कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो एक्टिविटी भी समझ में आ जाए। ये चलो मैं आपको एक्टिविटी यहाँ पर ड्रॉ करके बता दूँ। तो बुक में आप लोगों की एक एक्टिविटी आ रखी है, वो ध्यान से देखना क्या एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में उसने क्या किया कि एक यहाँ पर एक स्टैंड बनाया, ठीक है। और इस स्टैंड के ऊपर की तरफ एक क्या बांध दी? स्केल, यानी कि एक आप लोगों के स्टील स्केल को इसने इसके अंदर डाल दिया, अटका दिया, ठीक है। ये स्टील स्केल हो गई। अब इस स्टील स्केल पर इसने क्या किया? मोम को चिपका दिया। ये देखो, ये मोम है, और मोम को इसने क्या किया? चिपका दिया, ठीक है। इसने क्या किया? वैक्स होती है ना, वैक्स, मोम को इसने क्या किया? चिपका दिया। ये भी मोम है, ये भी मोम है। अब इसने क्या किया? यहाँ पर एक क्या लगा दी? इसने एक कैंडल लगा दी। देखने बुक में आ रखी है आप लोगों के, एक कैंडल को लगा दी। तो कैंडल की जो हीट होगी वो पहले यहाँ जाएगी, है ना। तो यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। तो पहले ये नीचे गिर जाएगा, फिर उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये नीचे गिरेगा। कहने का मतलब क्या हो गया? वैक्स की जो टिप जो इस स्केल के जो अटैच हो रखी थी,
कंडक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स आ रहा है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा, सॉलिड मॉलिक्यूल से सॉलिड मॉलिक्यूल्स की तरफ ट्रांसफर होगा और वो पिघल कर नीचे की तरफ गिर जाएगा। इस मेथड को आप लोगों को या इस एक्टिविटी को बुक में भी बताया हुआ है, तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें क्लियर हो जाती है, कौन सी, कि कंडक्शन होता किस में, यानी कि हीट कौन अलाउ कर रहा है और कौन अलाउ नहीं कर रहा है। तो इस बेसिस पर साइंटिस्ट ने दो तरह के मटेरियल्स बनाए, ध्यान से सुनना बच्चों। कंडक्शन के बेस पर साइंटिस्टों ने दो तरह के मटेरियल्स बनाए, एक वो जो हीट को अलाउ करवाते हैं, एक वो जो हीट को अलाउ नहीं करवाते। आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो खाने के जो भी आइटम्स होते हैं या जिस पर खाना बनाया जाता है वो यूटेंसिल कैसे होते हैं, मेटल के। तो मेटल को ही आप लोगों ने क्यों रखा, दूध को गर्म करने के लिए। प्लास्टिक को तो नहीं रखा, दूध में डाला और फिर प्लास्टिक को तो नहीं रखा गर्म करने के लिए। मेटल के अंदर, भगोले के अंदर या किसी और कंटेनर के अंदर आप लोगों ने दूध को डाला होगा और दूध गर्म किया होगा। प्लास्टिक के कंटेनर में क्यों नहीं डाला, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि प्लास्टिक बैड कंडक्टर होता है, वो हीट को अलाउ करवाता ही नहीं है। अगर प्लास्टिक हीट को अलाउ करेगा तो वो खुद ही जल जाएगा ना, तो दूध को भी वो खराब कर देगा। तो इसलिए उसको मेटल के, खाना जितना भी बनेगा, कुकर वगैरह ये सब देख लीजिए, भगोले, थाली वगैरह ये सब किस में होती है, वो मेटल की बनी होती है। तो मेटल की वजह से ही ये क्या होता है, कंडक्टिविटी शो करता है। तो इस बेस पर दो तरह के मेटल हो गए, कंडक्शन पर दो तरह के मेटल बेस हो जाते हैं। मैं इसको बता दूँ, मैं एक बार इसको इरेज करूँ और आप लोगों को मटेरियल्स बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन के बेस पर कितने मटेरियल्स हो गए बच्चों, ध्यान से सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन मटेरियल्स कितने टाइप्स के हो गए, मटेरियल्स टू टाइप्स के हो गए, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। कौन कौन से, देखो इधर देखो, सबसे पहला जो होगा वो होगा कंडक्टर, और दूसरा जो होगा वो होगा इंसुलेटर। इंसुलेटर के बहुत सारे नाम हैं, आप लोग इसको बैड कंडक्टर भी बोल सकते हो या आप इसको पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हो, है ना, ठीक है। तो देखो कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, कंडक्टर का मतलब हो गया सच मटेरियल्स विच pass to allow of heat through them। कुछ ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को पास करवा देते हैं। देखो आप लोगों ने बगुला रखा, नीचे गैस जल रही थी, आग फ्लेम जल रही थी, इस फ्लेम की वजह से जो हीट जो ट्रांसफर हुई वो इस बगोले ने, स्टील ने वो अपने अंदर अलाउ करवा दिया, और अंदर का जो मटेरियल था, खाना जो था वो पक गया या दूध जो था वो गर्म हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, ऐसे मटेरियल जो अपने में से पास करवाते हैं हीट को थ्रू देम आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे वो, आर कॉल्ड कंडक्टर, आर कॉल्ड कंडक्टर। तो मोस्टली मेटल्स इसमें आ जाएंगे, मोस्ट मेटल्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्पल हो जाएगा मोस्ट मेटल्स। मैं मोस्ट की बात कर रहा हूँ, सारे मेटल्स की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे अपन लोग मरकरी वगैरह की बात करें तो कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, तो मैं मोस्ट मेटल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे जो इंसुलेटर के बारे में, तो सच मटेरियल्स, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। साइंस में बड़ा लॉजिक है, एक की दूसरे के अगेंस्ट वाली एंटी प्रॉपर्टी डाल दो। यहाँ तो ये कह रहा है ये अलाउ करवा रहा था हीट को, ठीक है ना, नीचे जो हीट जाई उसने अलाउ करवा दी और ऊपर दे दी अगले वाले को, लेकिन ये अलाउ ही नहीं करवाता, ये खुद ही ले लेता है। जब खुद ले लेगा तो अगले वाले को देगा नहीं, है ना, तो अगले वाले को देगा नहीं तो खुद ही बर्न हो जाएगा, खुद ही वो मेल्ट हो जाएगा। प्लास्टिक जो होगा वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो सच मेटल्स विच डज नॉट अलाउ ऑफ हीट पास थ्रू देम is called, are called, इनको क्या बोलोगे, इंसुलेटर, आर कॉल्ड इंसुलेटर। इनको क्या बोला जाएगा, इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक देख लीजिए, वुड देख लीजिए, और रबर देख लो, रबर भी यही होता है, ETC।
ठीक है। तो ये सब इंसुलेटर, मैं साइड में हट जाता हूँ। आज मैंने आप लोगों को कंडक्शन के बारे में पूरा अच्छे से करवा दिया है। एक बार साइड में हट जाता हूँ, इसको एक बार कंडक्शन वाले को पूरा नोट करो बेटा, फटाफट से फास्ट। चलो, आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा। अगला जब मेरा वीडियो आएगा बच्चों, तो मैं आप लोगों को दूसरे, सेकंड और थर्ड मोड के बारे में भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। जो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, एक हो जाएगा आप लोगों का कन्वेक्शन और दूसरा हो जाएगा रेडिएशन। उसके बाद में ये चैप्टर आप लोगों का एंड है। आई होप आज आप लोगों को समझ में आया होगा सारा वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, क्योंकि क्या होगा कि हम लोग स्टूडेंट क्या हैं उनको मालूम नहीं है, तो उनको शेयर करो, उनको भी नॉलेज दो। नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और आप लोग इसको कॉपी पेन में नोट आउट भी करो। काफ़ी कम बच्चे हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे ज्ञान की चीज़ है। तो आप लोग बांटो इसको, और बांटने से ज्ञान बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।